सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को आकांक्षा से और विधि प्रवीण जैन का नमस्कार। विधि, आज कार्यक्रम की शुरुआत ना मैं एक प्रश्न से करूंगी, तैयार रहो। सीधे प्रश्न? एकदम। मैं बड़ी अच्छी विद्यार्थी नहीं हूँ, मुझे प्रश्न अरे यार इतना कोई मैं कहते ना कठिन प्रश्न भी नहीं पूछने वाली हूँ। चलो ठीक है, पूछ लीजिए। प्रश्न ये है, बहुत सरल। हाँ, अपनी दिनचर्या के बारे में बताओ। मेरी दिनचर्या? सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। अब देखिए, वैसे तो हमारी दिनचर्या हमेशा बहुत अच्छी रहती है, बहुत ही अच्छी रहती है। जैसे कि? नहीं, हमेशा रहती है, पर अब नहीं रहती है, क्योंकि अभी जो समय काल चल रहा है ना, हम सब घर में हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कई सारे श्रोताओं की, कई सारी सखियों की, कई सारी सहेलियों की, कई लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे जैसे रहते थे, पर हम जैसे लोग भी कुछ हैं जो कभी जल्दी भी उठ जाते हैं, कभी आराम से भी उठते हैं, कभी सुबह जल्दी भोजन कर लेते हैं, कभी देर से करते हैं। पर बाकी अनुशासन, बाकी जो नियम है, बाकी जो दिनचर्या है, वो पूरी तरह से हिल चुकी है। मैं समझ रही हूँ। इसका मतलब जो डिसिप्लिन है, अनुशासन की पूरी बैंड बजा रखी है तुमने। और सही बताऊं विधि, ये जो समय चल रहा है, ये जो कोरोना काल है, इसमें हमें खुद को डिसिप्लिन में रखने की, खुद को अनुशासित रखने की ज्यादा जरूरत है। आप समझ रहे हो? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं आकांक्षा कि ये जो समय काल चल रहा है, इसमें हमें अपने आप को अनुशासन में रखने की तो आवश्यकता है, पर काल कुछ ऐसा चल रहा है कि लोग जो हैं, अब ऐसा भी लगता है ना कि एक आप दिनचर्या बना लेते हो, उसी दिनचर्या में दिन भर चलते रहते हो, लगता है ऐसा ही कि आना आखिर घूम फिर के उसी सोफे पे है। तो इस कारण से कहीं न कहीं जो दिनचर्या है, जो अनुशासन है, वो कहीं न कहीं थोड़ा हिल जाता है। हाँ, तो वो जो सोफा है उससे थोड़ी-सी दुश्मनी कर लो, थोड़ा दूर रहा करो उससे, क्योंकि हर किसी के जीवन में अनुशासन जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। वैसे देखा जाए तो अनुशासन के बिना कोई सुखी जीवन जी नहीं सकता। नहीं और यही वो चीज़ है, ये डिसिप्लिन और अनुशासन ही है जो हमें हर समय सही तरीके से कोई काम करने के लिए प्रेरित करती है और सही रास्ते पर भी ले जाता है। नहीं, आप बात बिल्कुल सही कह रही हैं। हमने भी बचपन में जब निबंध लिखा था तो इस बारे में पढ़ा था, हमारे श्रोता लोग भी जानते होंगे कि अनुशासन जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु और शासन। अनु का अर्थ होता है पालन करना और शासन का अर्थ होता है नियम, अर्थात नियमों के पालन करने से जो हमारा जीवन होता है, उसे अनुशासन कहते हैं। हाँ, लेकिन ये हमें यहाँ निबंध नहीं लिखना है विधि। ये जो अनुशासन है, उसपे सिर्फ निबंध लिखने से काम नहीं चलता, उसे तो जीवन में उतारना पड़ता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आकांक्षा आप कि नियमों को हमें हमारे जीवन में उतारना चाहिए। एक समयावधि होनी चाहिए जिस समयावधि में हम उठते हैं, हम हमारी जो दैनिक दिनचर्या है उसे करते हैं। हमारे भोजन की जो समयावधि है, हमारे जीने की जो समयावधि है, और अगर मैं कहूँ कि ये जो समय चल रहा है, इस समय हमें हमारी सांसों की जो दिनचर्या है उसे भी बना लेना उसे भी बनाए चाहिए। रखना है। और सिर्फ इसी समय क्यों, अनुशासन ऐसी चीज है, हमें हर समय इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यही हमारी सफलता की सीढ़ी भी है। बिल्कुल। देखिए आकांक्षा, आपसे मैंने कहा कि हम किस तरह से जीवन जीते हैं, ये तो बात मैंने सामान्य कही, लेकिन अगर हम एक बात करें कि अनुशासित अगर हम जीवन जीते हैं तो हम क्या-क्या कर सकते हैं? देखिए, हमें एक रास्ता मिलता है। अगर हम सुबह सही वक्त पर उठते हैं, जो वक्त कहा गया है, जो समय कहा गया है हमारे शास्त्रों के हिसाब से कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम उठते हैं तो हमारे पास एक बहुत लंबा दिन होता है, और उस बहुत लंबे दिन में हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। और अगर दिनचर्या नियमित है कि हम इतने बड़े बजे भोजन करते हैं, इतने बजे हम व्यायाम करते हैं, इतने बजे हम ध्यान करते हैं, इतने बजे हम अपने इतने बजे से इतने बजे तक हम अपने काम करते हैं, इतने बजे का समय हम बच्चों को देते हैं, या इतने बजे हम कुछ और अपने लिए जो कर सकते हैं वो करते हैं, तो हमारे पास समय बहुत हो जाता है ना? तो उस समय का सदुपयोग हम कर सकते हैं। अनुशासन सिर्फ दिनचर्या में ही पालन करना है ऐसा जरूरी नहीं है। अनुशासन या डिसिप्लिन एक ऐसा शब्द है, वो हर कहीं हर किसी काम में लागू होता है विधि। और सबसे जरूरी और अहम बात तो ये है कि
जब बड़े एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, एक अनुशासित जीवन जीते हैं, तो उन्हें देखकर जो बच्चे हैं घर के, हुँ। वो भी एक कहते हैं ना, एक उनमें अपने आप ही वो उतर जाता है कि हाँ, हमें हर काम इस तरीके से करना है। और बच्चों के जीवन में जब वो बढ़ती उम्र में रहते हैं, उस एज में, उस उम्र में एक अनुशासित जीवन जीना उनके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि कि वो एक एक तो एक विद्यार्थी जीवन रहता है उनका, हुँ। उसके साथ-साथ उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कह लो, हुँ, हुँ। जो अतिरिक्त क्रियाएँ हैं उसमें और पढ़ाई में एक तालमेल बिठाना रहता है। बिल्कुल। तो जब तक वो एक अनुशासित जीवन नहीं जीते, एक डिसिप्लिन लाइफ में नहीं रहेंगे, तब तक ये सब कहते हैं ना, एक पूरा चक्र ही बिगड़ा रहता है। तो बिल्कुल सही जब बात। माता-पिता सही ढंग से हर चीज़ कर रहे हैं, तो बच्चे अपने आप उनका अनुसरण करेंगे। तो आकांक्षा, आपने बात तो वही करी है कि बच्चों को बोल-बोल कर नहीं, करके सिखाइए। करके मतलब अगर सिखाइए। आप अपनी दिनचर्या बहुत अच्छी रखते हैं, चाहे आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी दुकान बंद है, हमारे पास तो कुछ काम नहीं है, तो हम कभी भी उठ सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं, कभी भी सो सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इस बात को भूल जाइए। अगर आप अनुशासित जीवन जिएँगे, तो बच्चे भी जिएँगे। कल को आप तो अपनी दुकान के कारण फिर से अनुशासन में आ जाएँगे, लेकिन बच्चों को वापस अनुशासित जीवन में ढलने के लिए बहुत वक़्त लगेगा, और ये हमारी कहीं न कहीं गलती होगी। बिल्कुल। देखो ना विधि, जो प्रकृति है, वो भी हमें अनुशासन ही सिखाती है। हुँ। प्रकृति की हर चीज़ एक नियत समय पर ही होती है। सूर्य उदय होता है एक तय समय पर, सूर्यास्त होता है तय समय पर, जो पूर्णिमा और अमावस्या आती है वो भी एक तय समय पर, है कि नहीं? और तो और अगर प्राणियों में देखोगी, तो वो तो हमसे कहीं ज़्यादा डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकलती है, उन्हें पता है कि सूर्योदय हो गया है, अब हमें चहचहाते हुए बाहर जाना है। हुँ। जो भी काम है उनका, बिल्कुल। मुख्य काम तो उनका दाना चुगना है, हाँ। वो करना है, और जब शाम होती है तो उन्हें अपने आप पता चलता है कि उन्हें घर वापस आना घर है। वापस आना है। तो ये जो प्रकृति है, ये हमें कहीं न कहीं डिसिप्लिन लाइफ जीने की प्रेरणा देती है और कहती है कि एक अनुशासित जीवन आप जिएँ, स्वस्थ रहें और जीवन को हमेशा खुशियों से भरे रहें। देखिए, अगर मैं अभी बात करूँ अभी के आकांक्षा आपसे, आपने जो बात कही कि सूर्य समय पे आ रहा है, चाँद चंद्रमा का जो काल है, 15 दिन का जो काल है, वो अपने-अपने समय के हिसाब से बिल्कुल सही कर रहा है, और चिड़िया भी अपने हिसाब से काम कर रही हैं। अब क्या हो गया है यहाँ पर कि जो तालाबंदी का दौर है, हम सब लोग घर में बैठे हुए हैं, महिलाएँ भी घर पे हैं और अच्छा-अच्छा बना रही हैं, और हम सब के सब उस अनुशासन को तोड़ते हुए, भोजन के अनुशासन को तोड़ते हुए, हम लगातार कुछ ना कुछ खाए जा रहे हैं। जिससे हमें जिस बीमारी से हमें बचना है उससे तो हम बच पा रहे हैं, लेकिन हम अपने शरीर को दूसरी और समस्याएं देते जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि चिड़ियों का जैसे भोजन का अनुशासन है, आप बहुत सारे दाने वहां पर डाल दीजिए, चिड़िया उतना ही चुग कर जाएगी जितनी की उसे आवश्यकता है। तो ये अनुशासन भी मुझे लगता है आकांक्षा हमें हमारे जीवन में अपना लेना चाहिए। और एक और अनुशासन की बात हमने शुरुआत में करी थी, सांस लेने का अनुशासन। ये अनुशासन हमें पालन करना चाहिए। जैसे कि सुबह जब हम उठते हैं, तो हमें प्राणायाम, योग, साधना जो चीज़ें हैं, वो हमें अवश्य कर लेना चाहिए। जी, सांसों बिल्कुल। के अनुशासन से आपके फेफड़े ज़रूर सुरक्षित रहेंगे। तो बिल्कुल सही बात है, तो अपने जीवन को अनुशासित कीजिए और एक खुशहाल जीवन जिए। गम पे धूल डालो, कहा लगा लो, अरे कांटों की डगरिया जिंदगानी है, तुम जो मुस्कुरा दो राजधानी है। गम पे धूल डालो, कहा लगा लो, कांटों की डगरिया जिंदगानी है, तुम जो मुस्कुरा दो राजधानी है। ये होंठ सूखे सूखे, ये बाल रुखे रुखे, बोलो छाई उदासी क्यों यारो,
यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती, अरे हस्ती का नाम तंदुरुस्ती। अरे यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती, अरे हस्ती का नाम तंदुरुस्ती। यारो नीलाम करो सुस्ती। नदी गीत गाए, झरना गुनगुनाए, कोई गीत तुम भी साथ गा दो ना, दीप एक राह पर जला दो ना। नदी गीत गाए, झरना गुनगुनाए, कोई गीत तुम भी साथ गा दो ना, दीप एक राह पर जला दो ना। अरे हवा सीधी सीधी, सांझ पीरी पीरी, देखो समा सुहाना कैसा यारो। यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती, अरे हस्ती का नाम तंदुरुस्ती। यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती, अरे हस्ती का नाम तंदुरुस्ती। यारो नीलाम करो सुस्ती। आँख ना चुराओ, ना चुराओ, रूठ कर न जाओ, न जाओ। आँख ना चुराओ, ना चुराओ, रूठ कर न जाओ, हे न जाओ। आँख ना चुराओ, आँख ना चुराओ, रूठ कर न जाओ। अरे फूल जल उठेंगे इन बहारों में, धुआं सा उड़ेगा सब नजारों में। आँख ना चुराओ, रूठ कर न जाओ, फूल जल उठेंगे इन बहारों में, धुआं सा उड़ेगा सब नजारों में। तीर मार गोरी, अरे हाँ चोरी चोरी, मेरा दिल निशाना बना यारो। विधि, इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे अनुशासन की। तो भाई देखो, ये जो डिसिप्लिन लाइफ रहती है, उसका खिलाड़ी जीवन में सबसे ज्यादा महत्व रहता है। मतलब मैं भी अनुशासन से रहूंगी तो मैं भी खिलाड़ी बन जाऊंगी। भाई तुम मैदान में खिलाड़ी बनो चाहे ना बनो, अपने जीवन में तो तुम जरूर खिलाड़ी बन ही जाओगी। अनुशासन का वो महत्व है। बिल्कुल। तो जब आप खिलाड़ियों की बात कर रही हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अनुशासन के कारण और भी कलाओं में, जिस कला में आप हैं, नृत्य में हैं, अनुशासन ही है। अगर आप पेंटर हैं तो अनुशासन ही है। बिल्कुल। रंगों का अनुशासन है, या ताल का अनुशासन है, मुद्राओं का अनुशासन है। तो आप जिस भी गाना गा रहे हैं तो स्वरों का अनुशासन है। तो आप जहां भी हैं अपने अनुशासन में रहिए। और जब आप खिलाड़ियों की बात कर ही रही हैं तो ऐसा लगता है कि चर्चा किसी खिलाड़ी पे हो ही जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो सखी विशेष में आज हम बात करेंगे कविता देवी की, जो एक महिला वेट लिफ्टर है। महिला वेट लिफ्टर, मतलब क्या कहूँ, महिला होने के बाद मैं ऐसे कुछ काम करना, शरीर बनाना और परिवार को संभालना, और उसके साथ शरीर बनाना, अपने आप को तैयार करना, मजबूती देना, मतलब कितना ज्यादा अनुशासन होगा इस महिला के जीवन में। बिल्कुल। और इनका थोड़ा सा अगर परिचय दे दें तो पूरा नाम इनका है कविता दलाल। हरियाणा के एक जिले जिंद के एक छोटे से गांव मालवी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता एक पूर्व पुलिस अधिकारी थे और उनके जो बड़े भाई थे, कविता के बड़े भाई संदीप दलाल ने ही उन्हें उच्च शिक्षा लेने और वेट लिफ्टिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिस वजह से आज वो कामयाब है। और पूरा जो क्रेडिट है, पूरा जो श्रेय है अपने करियर का, वो अपने भाई को देती हैं।
हाँ, भाई तो इतने अच्छे होते ही हैं हमेशा। हर जगह अपने बहनों के सहारा बनने के लिए, मतलब रक्षाबंधन का पूरा जो फर्ज है वो अदा करते हैं हमारे सारे भाई, और यही काम किया संदीप दलाल ने भी। हुँ। और फिर जैसा कि लड़कियों के जीवन में या लड़कों के जीवन में, सबके जीवन में होता है, ब्याह हो जाता है। तो इनका विवाह होता है गौरव तोमर के साथ में, जो कि वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं, लेकिन वो सशस्त्र सेना बल में भी काम करते हैं, मतलब एक सैनिक है। और 2009 में इन दोनों ने विवाह किया था। लेकिन एक यहाँ पर बहुत रोचक बात होती है आकांक्षा। कहते हैं ना, पत्नियां अपने पति के लिए अपना करियर, अपना जीवन, अपना बहुत कुछ छोड़ देती हैं कि पति आगे बढ़े। इधर पर उल्टा हो गया, गौरव तोमर ने अपना वॉलीबॉल खेलना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो अपनी पत्नी को वेट लिफ्टिंग की दुनिया में कदम रखने देना चाहते थे, आगे बढ़ने देना चाहते थे। और ये गौरव जो है वो उत्तर प्रदेश के बागपत से हैं। वैसे तो कविता वेट लिफ्टिंग, विशु और मिश्रित मार्शल आर्ट में राष्ट्रीय स्तर की चैंपियन रही हैं, लेकिन उनका जो मुख्य आकर्षण जो रहा वो हमेशा वेट लिफ्टिंग की तरह ही रहा। लगभग 20 वर्ष की उम्र में ही कविता ने अपने भाई की सलाह पर अपने पैतृक नगर में स्थित एक वेट लिफ्टिंग अकादमी को ज्वाइन कर लिया और प्रशिक्षण लेने लगी। और उसके बाद हरियाणा के फरीदाबाद में साल 2002 में उन्होंने प्रशिक्षण लिया। साल 2007 में वे कई बार राष्ट्रीय वरिष्ठ वेट लिफ्टिंग चैंपियन रहीं। उन्होंने खेल कोटा के तहत 2008 में सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल के पद को भी प्राप्त किया। क्या बात है। और इसके बाद वह जब आगे बढ़ती हैं तो 2016 में एक पूर्व भारतीय पावर लिफ्ट और स्वर्ण पदक की विजेता ये रह चुकी हैं। इन्होंने बहुत अच्छी अपनी प्रतिभाओं का जो है प्रदर्शन है वह किया हुआ है। कविता देवी ने दक्षिण एशियाई खेलों की 75 किलोग्राम भार के टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीती थी। और साथ ही साथ यहाँ ये भी बता दें कि WWE प्रतियोगिता में लड़ने वाली पहली भारतीय महिला होने की उपलब्धि भी कविता देवी दलाल ने प्राप्त की। मतलब ये बड़ी आसानी से हम कह देते हैं आकांक्षा कि ये पहली भारतीय महिला है जिसने ये काम किया था, अमुक काम किया था। पर हमें इस बात को थोड़ी गहराई से समझना चाहिए कि जब कोई महिला, भारतीय महिला हो या कोई भी महिला हो, जब किसी काम को पहली बार करती है ना, तो उसे समाज में, उसे देश में उस चीज को स्थापित करने के लिए जो ताकत लगती है ना, इस बात को वह महिला ही जानती है। और इस बात के लिए भी हम कविता देवी को सम्मानित करते हैं अपने शब्दों से कि उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने वेट लिफ्टिंग की दुनिया खोल दी भारत की दूसरी महिलाओं के लिए भी। और इन्होंने प्रशिक्षण लिया था द ग्रेट खली यानी दिलीप सिंह राणा से। और इनके इनामों की बात की जाए तो साल 2006 में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कंपटीशन में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। साथ ही साथ 2007 में नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक इन्होंने प्राप्त किया। क्या बात है। अभी तो मेरे पास में और सारे स्वर्ण पदक की लिस्ट है आकांक्षा, तो मैं बता देती हूँ। सन 2008 में नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इन्हें स्वर्ण मिला। फिर 2010 में नेशनल वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण मिला। उसके बाद 2011 में राष्ट्रीय खेलों में इन्हें स्वर्ण मिला। साथ ही साथ आगे देखें तो 2013 में नेशनल वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण, 2014 में नेशनल वेट लिफ्टिंग में फिर एक बार स्वर्ण, और साथ ही साथ साल 2015 में भी राष्ट्रीय खेलों में इन्हें स्वर्ण पदक मिला। साल 2016 में सार्क गेम्स में भी इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। कितना सारा सोना है आकांक्षा। इतना सोना हम महिलाओं को मिल जाए तो क्या कहते हैं। अरे विधि, लेकिन ये तो देखो इस सोने के पीछे मेहनत कितनी है। मतलब इस सोने के पीछे इन्होंने सोना छोड़ दिया, मतलब अपनी रातों की नींद गंवा दी। तभी तो इतना सारा सोना मिला उन्हें। कविता देवी जैसी हर महिला को हम सभी प्रणाम करते हैं, जो कि रास्ते खोलते हैं, द्वार खोलती है हमारे जीवन के नए आयामों के लिए। निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन,
रहा निकर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बागड़ बिल्ली से चंडीगढ़ से या दिल्ली से तने चारों खाने जित कर देगी सच्चर पुरजे फिट कर देगी डट कर देगी तेरे दांव से बढ़कर पेच पलट कर देगी चित कर देगी चित कर देगी ऐसी धाकड़ है धाकड़ है ऐसी धाकड़ है 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 ये छोरिया तेरी अकड़ की रस्सी जल जाएगी पकड़ में इसकी आग है यो ऊंची टेप से नापेगी तेरी कितनी ऊंची नाक है तेरी सांसें अटक जाएगी वो जोर पटक जाएगी कसम साने चारों खाने चित कर देगी तेरे पुर्जे फिट कर देगी डट कर देगी तेरे दांव से बढ़कर पेच पलट कर देगी चित कर देगी चित कर देगी ऐसी धाकड़ है धाकड़ है ऐसी धाकड़ है 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 स्पीड सुपर फास्ट बड़ी छोरी जबर जात बड़ी बाबा ऐसा ने छुटेगा जो पीता मेरे गीता बनी चीता इससे पहले के पपीता तेरे झाड़ से धाड़ से पछाड़ गई जो भी था उखाड़ना उखाड़ गई जितने टाइम में तू देख पाए पल के झपक कर लपक कर निकल जाएगी राइफल की बुलेट को भी टक्कर दे जाएगी तने चारों खाने चित कर देगी ये तने चारों खाने चित कर देगी तेरे पुर्जे फिट कर देगी डट कर देगी दांव से बढ़कर पेच पलट कर देगी चित कर देगी चित कर देगी ऐसी धाकड़ है धाकड़ है ऐसी धाकड़ है 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 विधि, जब हम इतना खेलते कूदते हैं, चूंकि अभी खेलों की बात हो रही थी, तो खेल कूद का जीवन में तो महत्व है ही, लेकिन साथ खेलने कूदने के साथ साथ एक चीज और मायने रखती है। वो क्या है? मेरे लिए तो हमेशा वो मायने रखती है, वो है खाना। सुबह से लेकर शाम तक। नहीं, सुबह से लेकर शाम तक खाने को कहते हैं ना, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत हानिकारक माना जाता है। विधि, तो खाएं, लेकिन तभी खाएं जब आपको भूख लगी हो। अनुशासन में खाएं। हाँ बिल्कुल, अनुशासन में खाएं। बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ हम खाने की पीने की बात क्यों कर रहे हैं भाई? हाँ, मुझे लगा आप कोई रेसिपी बताने वाली है। हाँ, नहीं, रेसिपी नहीं बताएंगे। खाने पीने की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जब हम कभी बाहर जाते हैं, अक्सर हम अब काम पे जाते हैं, अब भाई कामकाजी जो व्यक्ति है, महिला है चाहे पुरुष, जब बाहर जाते हैं तो एक चीज उनके पास खास कर रहती है, और वो है उनका डब्बा। खाली डब्बा होता है ना, अरे भरा डब्बा होता है ना, खाली डब्बा क्यों ले जाएंगे? नहीं, जब हम बाहर रहते हैं ना, अपने घरों से दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं, तब हमारा डब्बा खाली होता है। हमें कोई चाहिए होता है जो ये डब्बा भर दे। मैं वही कहने जा रही थी कि जो घर से जाते हैं उनके लिए तो ये सुविधा होती है कि उन्हें भरा हुआ डब्बा मिल जाता है। बिल्कुल। महिलाएं अक्सर अपना टिफिन खुद तैयार करती हैं, लेकिन जरा सोचो उन लोगों के बारे में जो घरों से दूर हैं, खासकर ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जो अपने घरों से दूर हैं और पढ़ाई में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें खाने पीने की सुध नहीं है जी। कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो ऐसे ही सो गए, पढ़ते रहे। और यही हाल कुछ उन व्यक्तियों का भी होता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जो घर से दूर रहते हैं और काम में इतने मशगूल रहते हैं कि खाने पीने की सुध नहीं रहती। ऐसे समय में विधि, जो कहते हैं ना, एक तारणहार बनकर जो आता है, वो होती है टिफिन सर्विस। हम अपने जीवन में, आप अभी जो टिफिन की, आप जो डब्बे की बात कर रही थी, उसे भी अपने करियर के रूप में बना सकते हैं। और मैं आपसे इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के पहले मैं आपसे एक बात बांटना चाहती हूँ कि अभी जो काल चल रहा है, ये
कोरोना काल चल रहा है, इसमें लोग अपने-अपने घरों में हैं और कई लोगों को लगता है जब हम अपने घर में हैं तो कुछ और काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो और हो सकता है अगर किसी को पैसे की आवश्यकता है, तो वो यहाँ से अपना करियर, अपना काम शुरू कर सकता है और धीरे-धीरे जब तक सब कुछ सामान्य होगा, वो कई और आयाम तक पहुँच सकता है। बिल्कुल। और टिफ़िन सर्विस देना या भोजन पहुँचाना बनाकर, ये तो ऐसा काम है विधि, मतलब एक तीर से दो निशाने लगते हैं ना, उस तरीके से। एक तो आपकी आमदनी भी हो जाएगी, दूसरा यूँ कि कहीं न कहीं आपको पुण्य भी मिलेगा। भूखे को भोजन कराने से बहुत पुण्य मिलता है। हाँ। तो चलिए हम ज़रा इस करियर की तरफ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इसमें हमें करना क्या-क्या चाहिए। क्योंकि कोई भी काम जब आप शुरू करते हैं, तो काम को करने के लिए आपको उसके लिए व्यवस्थाएँ बनाना बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल। तो हमें देखिए जब आप डब्बा सर्विस जिसे कहते हैं टिफ़िन सर्विस जिसे कहते हैं, अगर आप वो शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहली ज़रूरत क्या होगी आकांक्षा? विधि, वैसे सबसे पहली और बेसिक ज़रूरत तो यही होगी कि आपको अच्छा खाना बनाने आता हो। कम से कम खाना बनाना तो आता हाँ, हो बिल्कुल। और खुद पर विश्वास हो कि हम आराम से ये काम कर सकते हैं, तो बस हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और मुझे थोड़ी-सी शिकायत होती है कुछ लोगों से, यहाँ तक मुझे खुद से भी कई बार शिकायत होती है, हम ये सोचते बैठ जाते हैं कि हम ये काम शुरू करेंगे और करते ही पहले ही दिन हमें 100 लोग, 50 लोग, कितने भी लोग मिल जाएँगे। तो विचार ये है कि अगर हमें केवल एक व्यक्ति मिल जाए, जैसे हमें टिफ़िन देना है, तो हम यहाँ से भी शुरुआत अपने इस करियर की, अपने इस काम की कर सकते हैं। बिल्कुल, एक छोटी-सी शुरुआत से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। होता ये है कि जो शहरों में, छोटे कस्बों में रोज़ाना होटल और कैंटीन का खाना खाने से विधि सेहत खराब होने का भी डर रहता है। तो ऐसे में वहाँ के जो लोग हैं, जो खुद घर पे खाना नहीं बनाते या परिवार के साथ नहीं रहते, वो अक्सर इन्हीं सब जो टिफ़िन सर्विसेज़ हैं, उस पर निर्भर होते हैं, क्योंकि इन टिफ़िन सर्विसेज़ का जो खाना होता है, वो उसमें घर के खाने जैसा स्वाद होता है। काफ़ी साफ-सफाई से बनाया जाता है और भीड़-भाड़ से बचने के लिए भी अधिकतर लोग करते ये हैं कि वो प्रेफ़र करते हैं कि टिफ़िन सर्विस का ही खाना मँगाया जाए। तो आपने बात कही, एक छोटी-सी शुरुआत, यानी एक व्यक्ति आपको मिल रहा है, आप उसी से शुरू कीजिए। और अगर आप ये काम अपने किचन से शुरू कर रहे हैं, तो आपको कोई अलग से बर्तन खरीदने की ज़रूरत ही नहीं। आपके पास जो है उपलब्ध, उसी से आप शुरू करिए। लेकिन आप किस चीज़ में खाना देंगे, यहाँ पे आपको विचार करना होगा। यहाँ पे आपकी थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट लगेगी कि आप टिफ़िन या फिर कोई पैकिंग बॉक्स लेकर आएँ, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा ना हो। मतलब शुरुआत में आपको जितने ऑर्डर मिले, उसी हिसाब से आप इन्वेस्ट करिए, टिफ़िन के डब्बे लाइए, उसी हिसाब से खरीदिए। ये नहीं कि आपने एक बार में ढेर सारा खरीद दिया और उतनी माँग भी नहीं है, तो वो घर के एक कोने में पड़े रखा हैं। रह जाता है, बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात तो ये होगी, जो प्रकृति के लिए भी अच्छी होगी, कि कोशिश करें कि आप खाना स्टील के डब्बों में ही पार्सल दें। बिल्कुल, आकांक्षा आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि ऐसे डब्बों में आप दें जिनका आप फिर से उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर किसी की माँग है, क्योंकि समय काल ऐसा चल रहा है, अगर वो कहता है कि आप हमें ऐसे डब्बों में दें जो हमें आपको वापस नहीं देना पड़े, तो कागज़ के कई सारे डब्बे आते हैं, लकड़ी के कई सारे डब्बे आते हैं, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात कही आकांक्षा कि जितनी आवश्यकता है उतने डब्बे, उतना सामान आप लेकर आएँ। थोड़ा बहुत ज़्यादा ला सकते हैं और जैसे ही आपको दूसरे डब्बों का पैसा मिलेगा, उसको आप वापस लगा सकते हैं और नया सामान आप और लेकर आ सकते हैं। और इस सब में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है आकांक्षा, वो है कि मेन्यू। जी। अब कुछ लोग करते हैं कि सोमवार को डब्बे में हम यही देंगे, मंगलवार को यही देंगे, बुधवार को यही देंगे, शनिवार को यही देंगे और रविवार को यही देंगे और अगले सोमवार को फिर से वही चीज़ मिल जाती है। और यहाँ पर हो जाता है आपका ग्राहक बोर, क्योंकि वो चाहता है कि हर बार कुछ अलग मिले। तो हम ग्राहकों की रुचि, उनके शौक, उनके हिसाब से थोड़ा-सा बदलाव करके उनके हिसाब से भोजन दे सकते हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। ग्राहकों की पसंद नापसंद का ख़्याल रखना तो बेहद ज़रूरी है, और इसी से तो आपका बिज़नेस आगे बढ़ेगा। क्योंकि एक ग्राहक जो है, एक आएगा और वो अपने साथ 2 और को लाएगा, फिर 2 से 4, 4 से 8, और इसी तरह जो आपके ग्राहक हैं वो बढ़ते जाएँगे। लेकिन ये तभी होगा विधि, जब ग्राहक जो है वो आपके खाने से संतुष्ट होंगे। और इसलिए अगर कभी कोई आपको कुछ अलग बनाने के लिए कहता भी है, कहीं से एक रिक्वेस्ट आती भी है कि भई आज ये क्या अलग मिल सकता है क्या? तो क्यों नहीं?
नहीं, बिल्कुल आपको बना के देना चाहिए, क्योंकि हम जैसे भोजन प्रेमी बहुत सारे लोग इस भारत में रहते हैं। ऐसा कहा जाए कि पूरी आबादी ही भोजन प्रेमी है, तो हर किसी को अच्छा भोजन चाहिए, तो आप अच्छा भोजन बनाइए। कहते हैं भारत में एक बात है कि जितना आप मार्केटिंग बाहर से करेंगे, उससे ज़्यादा मार्केटिंग लोग आपकी कर देते हैं, बिल्कुल। अच्छाई की भी और बुराई की भी। तो तैयार रहिए अच्छाइयों के साथ में, ताकि आप अच्छा डब्बा सर्विस जो है, टिफ़िन सर्विस जो है, वो आप दे सकें। और मार्केटिंग की तुमने बात की, तो शुरू में किसी अखबार के साथ-साथ अपने पैम्पलेट हम छपवा सकते हैं। हुँ। इसके अलावा एक अच्छा विकल्प है, आजकल तो सोशल मीडिया हर जगह छाया है, तो सोशल मीडिया पे भी आप अपनी पब्लिसिटी कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक बिज़नेस पेज बनाइए अपना सोशल मीडिया पे, और कोशिश करिए कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। बाकी सबसे ज़्यादा मार्केटिंग लोगों द्वारा ही होती है, जैसा तुमने कहा। अगर आपके एक ग्राहक को भी खाना पसंद आता है, तो वो और लोगों को भी आपके बारे में बताएगा, और इस तरह एक जो कड़ी है वो बड़ी होती जाएगी। लोग जुड़ते जाएँगे, जुड़ते जाएँगे। आप खुद भी अपने कॉम्प्लेक्स और सोसाइटी में लोगों को बताइए कि आप क्या कर रही हैं। और एक अपना फ़ोन नंबर ज़रूर दे दीजिए, ताकि आपसे लोग मिल सकें। अब एक चीज़ और है खाने के बारे में, आकांक्षा, जब थाली सुंदर सी सज के आती है ना, तो मन करता है जल्दी से खा लो, और अगर थाली थोड़ी-सी सुंदर नहीं लग रही है, तो शायद थोड़ा-सा हम रुक जाते हैं। तो बिल्कुल, वो जो दिखता है वही बिकता बिकता है। है, बिल्कुल सही बात बोल रही हैं आप। तो जो दिखता है वही बिकता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो पैकेजिंग जो करनी है, उस भोजन की सुंदरता को भी बरकरार रखें, स्वाद को भी बरकरार रखें, और कुछ ऐसा स्वाद और कुछ ऐसी सुंदरता दें कि जो आपका भोजन करे, वो एक बार आपके पैम्पलेट को ज़रूर पढ़े। तो शुरुआत में अच्छा होगा कि आप जब टिफ़िन पहुँचाना हो, तो उसकी ज़िम्मेदारी आप खुद ही ले लें, क्योंकि एकदम शुरू में ही आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आप इतना बढ़ाना नहीं ना चाहेंगे। करें, सही बात डिलीवरी है। बॉयज़ रखने पर आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हाँ। इसलिए कोशिश करें कि जितने ऑर्डर्स हैं आप खुद ही पहुँचाएँ। शुरू में सब कुछ आप धीरे-धीरे खुद मैनेज करने की कोशिश करें, और जैसे-जैसे आपका काम बढ़ेगा, वैसे-वैसे आप बाकी चीज़ों पर भी इन्वेस्ट कर ध्यान सकते हैं। कर सकते हैं, जैसे बिल्कुल। अपने लिए आप कोई हेल्पर रख सकते हैं, या टिफ़िन पहुँचाने के लिए किसी व्यक्ति को रख सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात बोल रही हैं आकांक्षा आप, कि शुरुआत में हर काम अपने हाथ से कीजिए और धीरे-धीरे अपने हाथों को बढ़ाते जाइए। धीरे-धीरे बढ़ाइए, एकदम मत बढ़ाइए। अब एक बात और है जो बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप भोजन के व्यापार में उतरते हैं, तो भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण विभाग से आपको लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कानूनी व्यवधान, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, ये सारी बहुत सारी बीच में चीज़ें आ जाएँगी, और आपके व्यापार पर, आपके बिज़नेस पर थोड़ा इफ़ेक्ट आ सकता है। तो अपने करियर को अगर आप भोजन की तरफ जोड़ रही हैं, FSSAI से ज़रूर संपर्क करें, वहाँ पे लाइसेंस ले लें, और बड़े शौक से आप एक डब्बे से ले कई लोगों को भोजन बिज़नेस खिलाएँ, क्या बढ़ाते फ़र्क जाएँ। पड़ता है। तो ऐसे ही आप बड़े रहें, बने रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, लोगों को भोजन कराइए। और एक बात आखिरी में आकांक्षा मैं कहना चाहती हूँ, कि जब आप बहुत सारे लोगों को डब्बा दे रहे हैं ना, भोजन करा रहे हैं, तो एक डब्बा उनके नाम का भी बना लीजिए जिनके पास आपके डब्बा के लिए पैसे नहीं हैं, तो उन्हें भी आप भोजन करा दीजिए। तो काम का काम, मुफ्त में पुण्य भी मिल गया, और जीवन आपका आराम से कट गया। तो अब एक काम करें, एक गीत और सुन लें आकांक्षा इसके साथ में, बिल्कुल। क्योंकि खाने के साथ, डब्बे के साथ, साथ में संगीत हो तो भोजन जल्दी पच जाता है। क्या बात है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़, देने वाला एक राम। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़, देने वाला एक राम। कोई कितना अमीर हो या कितना गरीब, खाए उतना ही जितना है उसका नसीब। कोई कितना अमीर हो या कितना गरीब, खाए उतना ही जितना है उसका नसीब। आगे मालिक के चलता नहीं कोई दाम, लेने वाले करोड़, देने वाला एक राम। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़, देने वाला एक राम।
जिनका है उसमें हिसाब। तेरी किस्मत की लिखी हुई है किताब, तेरे एक एक दिन का है उसमें हिसाब। तेरे बस में न सुबह है ना तेरी शाम, लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम। कभी गर्मी की मौज कभी बारिश का रंग, ऐसे चक्कर को देख सारी दुनिया है दंग। कभी गर्मी की मौज कभी बारिश का रंग, ऐसे चक्कर को देख सारी दुनिया है दंग। चांद सूरज जमीन सब उसके गुलाम, लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम, लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम। आकांक्षा, आपने अभी बात करी कि भोजन जो है वो हमारे स्वास्थ्य पर असर डालता है, और सबसे मुझे लगता है सबसे ज्यादा असर डालता है वो हमारे दिल पर, क्योंकि दिल ही होता है जो उसकी ऊर्जा को पूरे शरीर में पहुंचाता है, पंपिंग करता है। और जब दिल की बात आती है तो कोई ना कोई डॉक्टर के बिना तो हम उस दिल के बारे में जान नहीं सकते, क्योंकि हम प्रेम रोगी नहीं, दिल के रोगी हैं। तो उस दिल के रोगी को अगर बचना है दिल के रोगी होने से, तो हमें किसी डॉक्टर से बातचीत करनी होगी। तो चलिए आकांक्षा, आज हम सुनवाते हैं हमारी सखियों को, हमारी श्रोताओं को, डॉक्टर आरती लालचंदानी से ममता सिंह की बातचीत का यह दूसरा और अंतिम भाग। विषय है हृदय रोग। दोस्तों नमस्कार, हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी। तो चलिए दोस्तों, हम डॉक्टर आरती दवे का स्वागत करते हैं विविध भारती परिवार की ओर से, और उनसे उनके बारे में पूछते हैं और इस हृदय रोग से जुड़े हुए तमाम बातें पूछते हैं। पहले हम उनका परिचय करवाते हैं। डॉक्टर आरती दवे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। मैं डॉक्टर आरती लालचंदानी, मैं कानपुर की हूँ, और कानपुर का जो कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट है, लक्ष्मीपत सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वहां से मैं पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ थी। और वहां का जब डीएन डिग्री दिया जाता है, डीएन जो होता है ये सुपर स्पेशलाइजेशन होता है हृदय रोग में, कार्डियोलॉजी में, तो मैं पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ बनी। अब हम बातचीत का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जो आज का विषय है दिल की बीमारियां हर उम्र में। डॉक्टर, रोमेटिक हार्ट डिजीज कौन सी बीमारी होती है, इसका इलाज किस तरह से होता है? हाँ, रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिजीज, यह बीमारी आमतौर पे 5 से 15 साल उम्र में ये बच्चों को होती है, मगर ये अब देखा गया है इंडिया में, खास करके भारत में, क्योंकि ये बीमारी गंदगी से फैलती है और बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज हों, इकट्ठे रहें, ओवर क्राउडेड रूम जहाँ वेंटिलेशन पुअर है, पुअर हाइजीनिक कंडीशन है, वहां पर ये बहुत ज्यादा होती है। और ये शुरुआत होते है, गला खराब होता है, गले में खराश होता है, सोर थ्रोट से। यह बैक्टीरिया से, जिस बैक्टीरिया से होता है उसको बीटा हिमोलिटिक ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। ये स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया गले के अंदर जाता है, खराश करता है, और फिर ये हृदय के वाल्व में जाता है और हृदय के वाल्व खराब कर देता है, जिससे कि बच्चे को या किसी को भी, इंडिया में तो बहुत बड़े एज पे भी होता है, बुढ़ों को भी होता है, तो धड़कन होने लगती है, घबराहट होती है, सांस फूलने लग जाता है, सूजन आ जाती है हाथों पैरों मुंह में। जी, बहुत ये जानकारी दी आपने, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमारे श्रोताओं को। और अब हमें बताइए डॉक्टर कि हृदय रोग महिलाओं में ज्यादा होता है या पुरुषों में ज्यादा होता है? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल पूछा।
पहले ये जरूर बात सही है कि पहले रिपोर्ट्स जितने थे उनमें दिखाया कि महिलाओं को नहीं होता, ये ज्यादातर पुरुषों में होता है। पर शायद इसकी वजह ये थी कि महिलाएं क्योंकि लेडी हार्ट की डॉक्टर्स इतनी कम है और इकोकार्डियोग्राफी डॉपलर जैसे अल्ट्रासाउंड होता है, वो सीने का पूरा अल्ट्रासाउंड होता है, इसमें हार्ट दिखाई देता है, ऐसे करने वाले महिलाएं बहुत कम है महिला डॉक्टर। तो इको डॉपलर कराने से भी हिचकती थी, दिखाने से भी, एक आला से भी एक मर्द डॉक्टर देख नहीं पाता था ठीक से महिला को। तो ये समझा जाता था और रिपोर्ट्स में स्टैटिस्टिक्स आती थी कि महिलाओं में नहीं होते हृदय रोग। लेकिन जब उनका सडन डेथ का इंसिडेंस इतना हाई होने लग गया महिलाओं का, तब पता लगा कि उनमें हृदय रोग होता है जो नहीं रिवील होता। इसीलिए महिलाओं में भी काफी ज्यादा होता है और खास करके जब माहवारी बंद हो जाती है मेनोपॉज के बाद महिलाओं में हृदय रोग की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसीलिए हृदय महिलाओं को भी अपने हृदय की कोई भी सिम्टम हो, सांस फूले, धड़कन हो, घबराहट हो, कहीं सूजन आए, उलझन हो, सीने में दर्द हो, तो उनको तुरंत इसकी जांच कराना चाहिए। हार्ट की ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी डॉपलर तो तुरंत कराना चाहिए। जी जी। और अब डॉक्टर हमें एंजाइना के बारे में बताइए कि एंजाइना क्या है। देखिए, एंजाइना एक हार्ट के बीमारी भी है और एक बहुत इम्पोर्टेंट लक्षण है हार्ट अटैक का। और एंजाइना माने होता है सीने में दर्द। और जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है, ये दर्द सिर्फ 8 मिनट के लिए रहता है और फिर ठीक हो जाता है। अगर ये नहीं ठीक होता, 20 मिनट आधा घंटा चलेगा, तो ये हार्ट अटैक हो जाएगा, जिसमें कि करीब 1/3 लोग तो इंस्टेंट डेथ हो जाती है, सडन डेथ हो जाती है हार्ट अटैक से। और बाकी अस्पताल पहुंचना भी बहुत मुश्किल होता है। जो अस्पताल पहुंचते हैं उनमें भी करीब 50-60% बच पाते हैं, नहीं तो बच भी नहीं पाते। तो ये एंजाइना जो है, ये समझ लीजिए एक प्रेल्यूड टू हार्ट अटैक है, या ये हार्ट अटैक की वार्निंग है। ये 8 मिनट रहता है, हार्ट अटैक का दर्द आधे घंटे चलता है। तो जब ये 8 मिनट का दर्द है, ये इसकी शुरुआत होती है कुछ एक्सर्शन से, जैसे कोई चले, एक्सर्ट करे, एक्सरसाइज करे, कुछ स्ट्रेस हो, तनाव हो, कोई बुरी खबर आए, किसी तरह का मानसिक शारीरिक तनाव हो, तो तुरंत, या कोई दौड़ रहा है, कोई सवेरे ठंड में एकदम बाहर निकला अपने घर के सर्दी में, तो तुरंत उसको एंजाइना होगा। वो सीना पकड़ लेगा और बहुत तेज दर्द होगा। अगर वो रुक जाए, बैठ जाए, तो आराम हो जाता है। आमतौर पे ये 5 मिनट 8 मिनट तक में रुक जाता है। और ये सीने के बीचों बीच हो सकता है, बाईं तरफ हो सकता है और बाएं हाथ में जा सकता है। बैठने से प्राय रुक जाता है, या अगर सॉर्बिट्रेट एंजिसिड की गोली कोई चूस ले, तो ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट भी आता है, वो चूस ले, तो ये दर्द तुरंत रुक जाता है। और अगर ये आराम करने से या इस तरह की गोली ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट लेने से नहीं रुकता, तो ये बढ़ते बढ़ते हार्ट अटैक हो जाता है और ये दर्द बहुत तेज होता चला जाता है। एंजाइना जो होता है, जो दर्द जो 8 मिनट तक रहता है, इसके और भी रूप हो सकते हैं। कभी कभी तेज दर्द पीठ में जा सकता है, गले में जा सकता है और लगता है कि गला कोई घोट रहा है। मगर अगर आपको एकदम 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए दर्द हो, जैसे किसी ने चाकू मार दिया, किसी ने करंट लगा दिया, किसी ने छुरी मार दिया, तो वो एंजाइना नहीं है। 1 मिनट से कम, 1-2 मिनट से कम का दर्द एंजाइना नहीं होता। और इस तरह का दर्द जो लगे कोई जल गया, कुछ कट गया, किसी ने काट दिया, या 1 उंगली भर के जगह में हो, 1 सेंटीमीटर के जगह में, तो वो एंजाइना नहीं है, तब वो कुछ और फीलिंग है। यदि एंजाइना या हार्ट अटैक हो जाए, तो जान बचाने के लिए त्वरित रूप से किस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए? किसी को एंजाइना हो, हार्ट अटैक हो, तो तुरंत सॉर्बिट्रेट की गोली, एंजिसिड की गोली, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट ये देना चाहिए। चूसने के लिए कहना चाहिए या जीभ के नीचे रखना चाहिए। तुरंत एस्प्रिन की 2 गोली दे देनी चाहिए। और बिना देर किए तुरंत किसी हार्ट के सेंटर में फोन लगा के एम्बुलेंस या तो मंगानी चाहिए या किसी तरह से उसको पहुंचाना चाहिए। किसी भी तरह आप पहुंचाएं। इसमें यह नहीं है कि मरीज को सीधा ले जाए, करवट नहीं ले सकता, बैठ नहीं सकता, कुछ नहीं,
चला के ले जाएं, चाहे किसी तरह आप साइकिल में, स्कूटर में, किस तरह भी ले जाएं, उसको अस्पताल पहुंचाइए। डॉक्टर एक बात बताइए, वो ये कि कई बार हमने सुना है किसी को, दिल के मरीज को, कि ज़्यादा समस्या नहीं है, बस एक छल्ला उसमें बिठा दिया गया है, हाँ, बस उसके बाद एहतियात बरतना है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। हाँ। किसी को हार्ट अटैक हो जाए उसके बाद आमतौर पे उसकी एंजियोग्राफी करते हैं, डाई डाल के देखा जाता है जी। कि अंदर कहाँ कहाँ ब्लॉक है। उसके बाद ब्लॉक खोलने के लिए एक बलून डाला जाता है, एंजियोप्लास्टी जिसको कहते हैं। बलून डाल के उसको इन्फ्लेट कर देते हैं। बलून फुलाने से जो ब्लॉक्स हैं वो टूट के साइड में चिपक जाते हैं, रास्ता खुल जाता है। जब ये खुल गया तो उसको ऐसे नहीं छोड़ते, इसमें छल्ला डाल देते हैं, स्टेंट डाल देते हैं। वो स्टेंट से ये पूरा एक स्प्रिंग के समान होता है, वो अंदर जाके खुल जाता है, ये प्रॉप अप हो जाता है और ये दोबारा चिपकता नहीं, और स्टेंट से वो रास्ता खुला रहता है। मेन चीज समझने की है कि रास्ता तो खोल दिया जाता है एक प्रोसीजर से जिसको एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग बोलते हैं, मगर ये रीवैस्कुलराइजेशन यानी दोबारा रक्त संचार के बाद, रीवैस्कुलराइजेशन के बाद भी जो आपके अंदर एक नेचुरल प्रोसेस है ब्लॉक होने का धमनी का, वो चलता रहता है। इसीलिए आपको उसके बाद बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप दोबारा आपकी धमनी ब्लॉक ना हो। कैसे? अच्छे लाइफस्टाइल से, एक्सरसाइज करके, योग करने से भी। अगर आप योग करते हैं तो भी ये धमनियां खुलती हैं, ये प्रूव्ड है। पूरे वर्ल्ड के साइंटिफिक लिटरेचर में ये प्रूव्ड है कि जब आप योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगिक एक्सरसाइजेस करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, तो आपके हार्ट के ब्लॉक खुलते हैं। इतना ही नहीं, आप सीढ़ी चढ़ना उतरना या आप दौड़ लगाते हैं खुली हवा में, टहलते हैं, दौड़ते हैं, तो या आप ट्रेडमिल करते हैं, जिम में एक्सरसाइज करते हैं, जो भी आप ये सब करते हैं एक्टिविटी, उससे आपका रक्त संचार बढ़ता है और आपकी एक तरीके से एंजियोप्लास्टी होती है, अंदर सारी धमनियां खुलती हैं, क्लीनिंग होती है। तो आप खूब योग करें, खूब व्यायाम करें, ये एक सबसे अच्छा तरीका है। बिना दवाई, बिना कुछ अंदर डाले आपकी धमनियां सब खुलती हैं, पूरे बॉडी का रिवैस्कुलराइजेशन होता है। और जो दवाई आपके डॉक्टर लिखे उसमें से आप एक दवाई भी अपने आप कम न करिए, खत्म न करिए, इसलिए कोई दवाई होती है प्लेटलेट को तोड़ के, प्लेटलेट को चिपकने नहीं देती, खून को पतला करती है। कोई दवाई होती है जो कोलेस्ट्रॉल कम करती है, बनने नहीं देती, फैट जमा नहीं होने देती। कभी भी किसी के कहने पे, कई लोग कहते हैं नहीं ये बेकार है, स्टैटिन नाम की दवा जो दी जाती कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, तो कई बार व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में ये आ जाता है कि ये बेकार होती है, ये कोलेस्ट्रॉल से कोई रिश्ता नहीं हार्ट अटैक का। कभी आता है ये एस्पिरिन नहीं लेना चाहिए, नुकसान करता है, जो प्लेटलेट की स्टिकीनेस कम करता है। ऐसा कभी नहीं किसकी बात माननी चाहिए, अपने डॉक्टर की बात मानिए। हर हार्ट स्पेशलिस्ट ये जानता है वर्ल्ड ओवर कि हार्ट अटैक के बाद एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल जो खून पतला करते हैं, और स्टैटिन्स जो हमारे कोलेस्ट्रॉल, फैट कम करते हैं ब्लड में, तो उसको जमने नहीं देते। और ऊपर अगर जम भी गया, उसके ऊपर जो प्लेक बनता है, जो टूटता है और ब्लॉक करता है, उसको स्टेबलाइज करते हैं, हमारे आर्टरीज को क्लीन करते हैं, और जो एजिंग के साथ ब्लॉक होती रहती है क्लीन करते हैं। तो ये दवाइयाँ बहुत जरूरी है। जो अच्छी नींद सोते हैं उनको हार्ट अटैक नहीं होता। क्या अच्छी नींद करना बहुत जरूरी है, उसके लिए भी दवा का भी सहारा ले सकते हैं। योग भी करने से नींद बहुत अच्छी आती है। जो हृदय रोग से ग्रसित है, क्या उन्हें भी ये सब करने के लिए कहा जाता है? वो तेज चाल या दौड़ना कूदना, उनके लिए क्या मनाही होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपके एंजियोप्लास्टी हो, स्टेंटिंग हो, बाईपास हो और एक्टिव रहो, तो एक्टिव रहना जरूरी है हार्ट के मरीज के लिए। और इवन एंजियोप्लास्टी के बाद ही योग व्यायाम शुरू कर सकते हैं, टहलना शुरू करें, और बहुत जरूरी है करें। सीढ़ी भी चढ़ सकते हैं जब तक थकान ना हो। अगर आप थकते हैं, परेशानी होती है, तो थोड़ी सीढ़ी चढ़ के रुकिए, रेस्ट करके फिर सीढ़ी चढ़िए, ये कर सकते हैं। तो आपको बिना एक्सरसाइज, बिना व्यायाम, बिना प्राणायाम, बिना ध्यान, बिना मेडिटेशन फिर जम जाएगा। तो आपको ये सब लिमिट में करनी है। लेकिन क्या नहीं करना है? वजन नहीं उठाना, थकान नहीं होनी है, इतना नहीं चलिए, इतना मत दौड़िए जो थकान हो।
थकने के पहले या सीने में दर्द आए, अगर हल्का सा भी दर्द आए रुक जाइए, अपने डॉक्टर को बताइए। बहुत सारे लोग जो आजकल जीवन शैली है, लगातार 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं, कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं और मतलब उनकी चलने फिरने की वो कम होती है, एक्टिविटी कम होती है और मानसिक तनाव, दबाव होता है। तो क्या इसका असर हृदय रोग पर पड़ता है? क्या ऐसे लोग ज़्यादा हृदय रोग से ग्रसित होते हैं? बिल्कुल, ये देखा गया है कि जो पोस्टमैन है वो लगातार दौड़ दौड़ के चिट्ठियां दे रहा है, उसका जॉब ही दौड़ने का है, उसमें हार्ट अटैक इंसिडेंस बहुत कम है। जो बस ड्राइवर है और कंडक्टर दोनों एक ही बस में सवार हैं, लेकिन कंडक्टर को हार्ट अटैक का इंसिडेंस कम है, उसका कोलेस्ट्रॉल भी कम रहेगा, उसको एंजाइना भी नहीं होगा और उसको शुगर, बीपी सब कुछ कम होगा, वो स्वस्थ रहेगा। लेकिन ड्राइवर को क्योंकि स्ट्रेस में, तनाव में और सारा टाइम बैठा रहता है और ड्राइव कर रहा है, पूरे टाइम तनाव में है, उसमें हार्ट अटैक का इंसिडेंस उसको ज्यादा होता है। तो प्रोफेशन से देखा गया है, जो बहुत टेबल वर्क कर रहे हैं, सीईओ हैं, टॉप पे पहुंच गए हैं, उनमें हार्ट अटैक का इंसिडेंस ज्यादा है ऑफिसर में। लेकिन उसका जो जूनियर है, कोई क्लार्क है या उसका जूनियर है जो दौड़ के काम कर रहा है, जो साइड पे काम करते हैं, उनमें हार्ट अटैक का इंसिडेंस कम है। तो इसलिए अगर आपका ऐसा जॉब है जो आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपका बैठे बैठे काम होता है, तो आप जरूर बीच में उठ के आप थोड़ा टहलें, टहल के काम करें और आप टेबल के नीचे ही अपना पैर चलाते रहें, अपना पैर ऊंचा रख लें बीच बीच में। पैर को कुछ स्टैटिक एक्सरसाइज होते हैं, जैसे आपका पैर कोई देखेगा तो नहीं हिल रहा, लेकिन आप अपना क्वाड्रिसेप्स टाइट कर रहे हैं, मसल्स टाइट कर रहे हैं, अपने हिप्स के मसल्स टाइट कर रहे हैं, ये आप लगातार कर रहे हैं। बैठे बैठे कपालभाति कर सकते हैं, कपालभाति आप बैठे बैठे करिए, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, कोई दूसरे लोग भी नहीं डिस्टर्ब होंगे, पर आप एक नियम बना लीजिए कपालभाति करने का। आर्म स्ट्रेचिंग बीच बीच में करिए और आर्म्स ओवरहेड स्ट्रेचिंग और शोल्डर के एक्सरसाइजेस होते हैं, आर्म्स को फोल्ड करके हाथ को कंधे पे रख कर और हाथ घुमाइए, तो ये भी आपको करना चाहिए। और जहां तक हो बीच बीच में कोई अगर आपके ऑफिस में थोड़ा जिम का सेटअप हो जाए, एक ट्रेडमिल लग जाए, तो आप जरूर उसको यूज करिए बीच में। आजकल ज्यादातर कॉर्पोरेट्स में, ऑफिस में जिम होते हैं, हॉस्पिटल्स में तो होते ही हैं, तो आप जाके थोड़ा सा ट्रेडमिल कर लें, थोड़ा जिम में जाके एक्सरसाइज कर लें, ना भी करें कमरे में टहल लें, तो बहुत देर तक बैठे ना। नहीं तो हार्ट के अलावा और भी बीमारियां हो जाती हैं, आपको वेरिकोज वेन्स वगैरह हो जाता है, पैरों में सूजन आएगी, पैरों में भी तकलीफ होगी, आर्थराइटिस होने लग जाता है। ज्यादा देर आप बैठे रहिए, हड्डियां स्टिफ होंगी, जॉइंट स्टिफ होंगे जी, तो आप जरूर ये एक्सरसाइज करिए। डॉक्टर आरती, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं, इतनी जानकारी वाली बातें हमारे श्रोताओं को आपने बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। सखियों, आप सुन रही थी डॉक्टर आरती लालचंदानी से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। आपने सुना हृदय रोग के बारे में।
जो दिल है ना विधि, अपने हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और वो कहते हैं ना कि इंसान को हमेशा दिल से सोचना चाहिए, या कभी-कभी लोग कहते हैं दिमाग से भी सोचना चाहिए, लेकिन मैं तो समझती हूँ कि दिल से ही सोचना चाहिए हमेशा। बिल्कुल, जब दिल से सोचना है और हमारी सखियां दिल से सोचती हैं, तभी हमारे कार्यक्रमों को, हमारे विविध भारती के प्रत्येक कार्यक्रम को हमारे श्रोतागण इतना पसंद करते हैं, क्योंकि हम दिल से बात कहते हैं और वो दिल से सुनते हैं। और इसी कारण हमारे दिल आपस में जुड़े हुए भी हैं। बिल्कुल, तो दिल की बातें तो हो गई, और दिल को अगर अच्छा रखना है तो अनुशासन में हमें रहना पड़ेगा। इस बात का भी आप ख्याल रखिएगा। फिलहाल अनुशासन ये कह रहा है कि हमें समय का भी ख्याल रखना है विधि। तो सखियों से विदा लेते हैं। सभी को आकांक्षा सिंह और विधि प्रवीण जैन का नमस्कार।